जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है हौसला। अब शुरू करते हैं कहानी। अरे ओ महारानी, टेसुए ही बहाती रहोगी या खाना भी बनेगा? जब देखो घर में मनुष्यत फैलाए रहती है। रिया जाकर देख किस कोठरी में बैठी है। विमला जी की कर्कश आवाज से घर गूंज रहा था और उनकी लाडली रिया अपनी चोटी को हिलाते हुए भाभी कविता के कमरे में पहुंच गई। वहां का नजारा देख उसकी आंखों में शैतानी चमक आ गई और वो दौड़कर विमला जी के पास गई और उनके कानों में कुछ कहा। विमला जी दरवाजे पर ही जोर से चिल्लाई, ओ महारानी, ये संध्या बेला में सोने का क्या मतलब है? हम कब से चाय का इंतजार कर रहे और यह यहाँ पलंग पर पसरी है। चाय और रात का खाना क्या तुम्हारे मायके वाले आएंगे बनाने? अरे मम्मी, ये क्या कह रही हो? भूल गई भाभी का मायका अब रहा ही कहाँ। इनके पापा शादी से पहले ही नहीं थे और मम्मी भी 2 साल पहले मुक्ति पा गई और अब इनके भैया भाभी इनकी खोज खबर भी नहीं लेते। रिया ने हंसते हुए कटाक्ष किया, मम्मी जी, पूरा शरीर तप रहा है, खड़े रहने की ताकत नहीं है, इसलिए थोड़ा लेट गई। अपने आंसुओं को पोंछते हुए कविता ने धीरे से कहा, अब यह बीमारी का बहाना कर रही। मम्मी देख लो, मुझसे मत कहना खाना बनाने को, वैसे भी मैं अपनी सहेलियों के साथ बाहर जा रही हूँ। रिया ने मुंह बनाया और चली गई। लो जी, अब यही रह गया है कि इस उम्र में बीमार बहू की सेवा करो। मेरी तो किस्मत ही खराब थी जो तुझे अपने हीरे जैसे बेटे के लिए चुना। 2 साल हो गए, अभी तक कोई खुशखबरी भी नहीं सुनाई। मोहल्ले में तुम्हारे बाद की आई सभी बहुएं गोद में बच्चा लेकर घूम रही और ये किए है किसके आगे जाएं रोने। विमला जी बड़बड़ करती हुई कमरे से बाहर चली गई। कविता अपने आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश करती है, लेकिन आंसू रुक ही नहीं रहे थे। माँ, क्यों तुम चली गई? सभी सच कहते हैं कि मायका माँ से होता है। तुम्हारे जाने के बाद भैया सिर्फ फोन पर ही हालचाल पूछते हैं, कभी भी यह नहीं कहते कि कविता घर आ जा। भाभी ने भी मुंह मोड़ लिया। आपके सामने कितनी बड़ी बड़ी बातें करती थी। जब भी मैं दुखी होती थी तो हौसला देती थी कि चिंता क्यों करती हो, हम लोग हैं ना। और आज ये क्या, तुम अंधेरे में क्यों लेटी हो? विचारों के तूफान में कब अंधेरा हो गया उसे पता ही नहीं चला। समीर ने लाइट जलाकर कमरे में उजाला किया, लेकिन उसे देखकर घबरा गया। क्या हुआ कविता, तुम रो रही थी? उसने कविता को जैसे ही छुआ तो चौंक गया। तुम्हें बुखार है और तुमने मुझे फोन पर बताया भी नहीं। और मम्मी और रिया कहाँ है? वो विमला जी और रिया को आवाज देने लगता है। यह समीर का प्यार ही था जो उसे हौसला देता था, सास और ननद की जलीकटी बर्दाश्त करने की। दोनों ही समीर के सामने बहुत ही प्यार बरसाती और ऐसे व्यवहार करती कि कविता को कोई परेशानी या तकलीफ नहीं देती। आप तो कल आने वाले थे, तो आज कैसे? समीर को देखकर कविता खुश हो गई थी। मीटिंग आज ही खत्म हो गई तो चला आया। सरप्राइज देना था इसलिए नहीं बताया। तुम्हारी तबीयत खराब है। मम्मी और रिया कहाँ है? समीर की बात सुन कविता का हौसला टूट गया और वो उसके गले लगकर रोने लगी। उसने समीर को मम्मी जी और रिया के सभी कारनामे बता दिए। समीर को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी मम्मी और रिया कविता के ऊपर अत्याचार कर रहे। तभी बाहर से विमला जी के चिल्लाने की आवाज आई, अरे ओ महारानी, रात का खाना मिलेगा या भूखे पेट ही सुलाएगी? कहीं इस उम्मीद में तो नहीं बैठी हो कि मायके से भाभी आकर खाना बनाएगी? मैं कमरे में हूँ, खाना बनाकर बुला लेना और रिया के लिए मत बनाना। मेरी तो किस्मत ही खराब है, ना जाने कैसे इस मनहूस से पीछा छूटेगा। विमला जी की बात सुन कविता उठने को हुई तो समीर ने उसे चुपचाप सोने को कहा और खुद किचन में जाकर खाना बनाने लगा। लो मम्मी, खाना खा लो। समीर की आवाज पर विमला जी दंग रह गई। समीर खाना लिए उनके सामने खड़ा था। उसे देख वो हड़बड़ा गई। तू कब आया और खाना तू क्यों लाया? कविता बहू कहाँ है? बहू मतलब महारानी, वो तो आराम कर रही। खाना मैंने बनाया। आपको पता था कि कविता की तबीयत खराब है। आपने उसे दवा की जगह जो कड़वा जहर दिया, सुना मैंने। समीर की बात सुन विमला जी की होश ही उड़ गए। बेटा, तू मुझे गलत समझ रहा। वो कविता बहू रिया विमला जी की जबान लड़खड़ाने लगी।
मानना पड़ेगा आप दोनों के हौसलों को। कितनी आसानी से मुझे बेवकूफ बनाया जा रहा था। और तुम कविता, तुमने भी एक बार तो मुझे बताया होता कि घर में तुम्हारे साथ क्या हो रहा। समीर बहुत ही गुस्से में सभी से बोला, बेटा मुझे माफ कर दे, अब आगे से मैं अपना व्यवहार ठीक करूंगी। विमला जी माफी मांगने लगी। और तुम कविता, क्या यही प्यार और विश्वास है अपने भैया और भाभी पर? भैया ने अपनी कसम दी थी, इसलिए तुम्हें नहीं बताया। और अगर पता होता कि मम्मी और रिया तुम्हें मानसिक तनाव दे रहे, तो यह सच बहुत पहले ही बता देता। तुम्हारे भैया की आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं चल रही। कुछ कारणों से उन्हें अपना घर बेचकर किराए घर में शिफ्ट होना पड़ा, इसलिए वो तुम्हें मायके नहीं बुलाते। एक बार सब पहले की तरह ठीक हो जाए तो वो खुद तुम्हें लेने आएंगे। समीर के मुंह से मायके की स्थिति जानकर कविता रोने लगी। हे भगवान, भैया भाभी इतनी तकलीफ में थे और मैं उन्हें गलत समझ रही थी। रो मत कविता, अब सब ठीक है। मैं भैया के पास ही गया था, कोई ऑफिस टूर नहीं। भैया का काम फिर से चलने लगा है और उन्होंने बहुत बड़ा घर भी खरीद लिया है। जल्दी ही दोनों तुम्हें लेने आएंगे। समीर ने कविता को संभालते हुए कहा। कविता ने तुरंत भैया को फोन लगा दिया और खूब लड़ी कि उसे पराया कर दिया। अपने दुख को मुझसे छुपाकर क्यों रखा। तब उसके भैया ने बताया कि समीर ने उन्हें बहुत हौसला दिया। आज अगर वो लोग अपनी परिस्थिति ठीक कर पाए हैं और तुम्हारा मायका आज फिर से उभर पाया, तो समीर की ही वजह से। वो लोग कल आ रहे हैं अपनी गुड़िया को विदा कराने, क्योंकि कविता का मायका अभी भी है और हमेशा रहेगा। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।